नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया है और इस ख्याली पुलाव में तड़का लगाने के लिए इस बार कांग्रेस के साथ खुद को सियासत का चाणक्य मानने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, जिसको लेकर 10 जनपद पर कांग्रेस मंथन कर रही है। लेकिन इस मंथन का कितना असर आगामी लोकसभा चुनाव में होगा, इसी को लेकर आज की हमारी पेशकश होने वाली है कि क्या अब पीके दिलाएंगे कांग्रेस को सियासी कमान। पांच राज्यों में विधानसभा का रण हारने के बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी ले ली है, जिसकी तस्वीर इन दिनों 10 जनपद पर हर रोज दिखाई पड़ रही है। हर रोज आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हाल ये है कि इन दिनों राहुल से लेकर सोनिया गांधी तक पीके की बताई स्ट्रैटेजी पर चलने का मन बना रहे हैं। क्या खास पीके की स्ट्रैटेजी में है, इस रिपोर्ट में आप खुद ही देख लीजिए। चारों खाने चित कांग्रेस को पीके से आस। क्या अब कांग्रेस में जान फूकेगा पीके फॉर्मूला? बिहार यूपी में एकला चलो, महाराष्ट्र बंगाल में गठबंधन करो। मिशन 2024 में कितनी कामयाब होगी पीके स्ट्रेटेजी? जी हां, अब चारों खाने चित हो चुकी कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर काम करने का मन जरूर बना लिया हो, लेकिन मिशन 2024 को लेकर जो ख्याली पुलाव गांधी टीम बना रही है, इसके चकनाचूर होने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि भले ही कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे 2024 का रण जीतने का सपना देख रही हो, लेकिन समय दर समय लोकसभा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है और हाल ये है कि सालों साल पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस अब उंगलियों की गिनती तक ही सीमित रह गई है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से खास मुलाकात हुई। इस दौरान कई घंटे तक हुई मीटिंग में प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पीके ने रोड मैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि ओडिशा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। ये भी कहा जा रहा है कि पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी बेहद ज्यादा सहमत थे। प्रशांत का पहला सुझाव, 370 सीटों पर फोकस करे पार्टी। मीटिंग में पीके ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 543 सीटों में से सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें शामिल हैं। सुझाव के पीछे की रणनीति, दरअसल 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें ही जीत पाई थी। पार्टी 210 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में लोकसभा की 262 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा। इसके अलावा 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस 350 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। पीके ने इसी को आधार बनाकर 370 सीटों पर फोकस करने का सुझाव दिया। पीके का दूसरा सुझाव, बिहार, यूपी और ओडिशा में एकला चलो। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस को दूसरा बड़ा सुझाव दिया कि बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 140 सीटें हैं। सियासी गलियारों में दिल्ली का रास्ता यूपी, बिहार से होकर जाने का मुहावरा प्रचलित है। ऐसे में दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस के एकला चलो की रणनीति के पीछे क्या मायने हो सकते हैं? सुझाव के पीछे की रणनीति, बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस के पास कोई भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। राजद के साथ बिहार में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन बिहार में 2020 के असेंबली इलेक्शन तक कांग्रेस राजद के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों की राहें अलग हो गई। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जिनमें से 39 पर बीजेपी और जदयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो वहां पर विधानसभा की तुलना में कांग्रेस और राजद गठबंधन फिसड्डी साबित हुआ। सबसे बड़े सूबे यूपी के लिए पीके की रणनीति, यूपी में कांग्रेस के उत्थान का जिम्मा प्रियंका गांधी को दिया गया। हालांकि प्रियंका 2019 की लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल नहीं रही,
इसके बावजूद पीके ने यूपी में गठबंधन नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल यूपी में बिहार जैसी स्थिति है। यहाँ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां तमाम प्रयोग के बावजूद बीजेपी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं। ऐसे में पीके लोकसभा चुनाव में एकला चलो की नीति अपनाकर भाजपा से सीधे फाइट करने की रणनीति का सुझाव दे रहे हैं। ओडिशा में पटनायक फैक्टर। ओडिशा में पिछले 22 साल से सत्ता में नवीन पटनायक काबिज हैं। यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में है। हालांकि पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी थी। ओडिशा में गठबंधन नहीं करने के पीछे की दो रणनीति हो सकती है। पटनायक ने पिछले 18 साल से केंद्र में किसी भी दल का न तो खुलकर सपोर्ट किया और न ही विरोध। ओडिशा में कांग्रेस के अकेले लड़ने के पीछे गठबंधन को बड़ा नहीं करने की रणनीति है, जिससे भाजपा मोदी वर्सेस ऑल का नैरेटिव सेट कर सके। पीके का तीसरा सुझाव, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गठबंधन करो। पीके ने कांग्रेस को अपने प्रेजेंटेशन में सलाह दी है कि वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाए। इन राज्यों में लोकसभा की 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पीके और कांग्रेस के बीच में किस तरह से बात फाइनल होती है और पीके किस तरीके से कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। चारों खाने अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कांग्रेस में अभी खड़े होने तक का दम नहीं है, ऐसे में प्रशांत किशोर 2 साल में ऐसी क्या जान फूंक देंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं और उनके बागी नेता अपने हो जाएं। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही हमने बंगाल चुनाव में खुद पीके को ये कहते सुना था कि मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी है जिसे तोड़ना राहुल बाबा के लिए मुश्किल है। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, इसके मायने उनके इस बयान से ही साफ हो जाते हैं कि जब पिछले साल चुनावी रणनीतिकार ने गोवा में कहा था, जब तक आप उनकी ताकत को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। पीके का कहना था कि राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और अब 6 महीने बाद प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 400 सीटें जिताने की रणनीति समझा रहे हैं। और अगर ऐसे में कांग्रेस की समस्याओं की बात की जाए तो लिस्ट में सबसे ऊपर विवाद अध्यक्ष पद का है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनकर पार्टी चला रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में बार बार राहुल और प्रियंका से भी अध्यक्ष बनने को कहा गया, मगर दोनों ने मना कर दिया। किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आते ही वफादार हत्थे से उखड़ जाते हैं। ऐसे में जब तक गांधी परिवार खुद से कोई फैसला नहीं करता, अध्यक्ष पद पर पशुपेश बना ही रहेगा। पार्टी को ये भी डर है कि अगर गांधी परिवार की अगुवाई नहीं रहेगी, पार्टी को डर ये भी है कि गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी एकजुट बनी रहेगी या नहीं। गांधी परिवार कांग्रेस के लिए लायबिलिटी और असेट्स दोनों हैं, तो वहीं पार्टी में आंतरिक कलह भी चरम पर है। G23 गुट रह रहकर कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा करता है। हालांकि कांग्रेस को पीके ने 2024 का प्लान तो पकड़ा दिया, मगर विरोधियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए पार्टी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं दिखती कि वो बीजेपी को आम चुनाव में हरा दे। कई विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस का एकजुट रहना उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन के साथ संगठन खड़ा करना होगा और जनता का विश्वास जीतना होगा। अगर कांग्रेस लगातार हारती रही तो फिर वो 2024 का चुनाव मौजूदा स्वरूप और आकार में लड़ पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हार से निराश कांग्रेस कैडर को पीके कैसे रिवाइव करेंगे। पार्टी का संगठन बिखरा पड़ा है, बागी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नेतृत्व का संकट तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। ऐसे में सिर्फ 2 साल के भीतर कांग्रेस कैसे इन कमियों को दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।
अब आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से गिनाते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे रहे जिन्होंने कांग्रेस से अब तक पलायन किया है। अमरिंदर सिंह बड़ा चेहरा, जितेंद्र प्रसाद, सुष्मिता देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, रीता बहुगुणा जोशी, आरपीएन सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, पीसी चाको, ये बड़े चेहरे अब तक कांग्रेस से पलायन कर चुके हैं। और अभी ये फहरिस्त कितनी लंबी हो जाएगी ये तो कोई नहीं खैर जानता है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हर कोई संभावनाएं तलाशता रहता है, अवसर तलाशता रहता है। बिना अवसर के फिर राजनीति कैसी। और ये बड़े चेहरे हैं आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए एक एक चेहरा गिनिए। आरपीएन सिंह, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। हेमंता बिस्व शर्मा भी विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल हुए थे। और पीसी चाको, ये बड़े चेहरे रहे। अब और कौन आने वाला है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी का सामना कांग्रेस करने के लिए कितनी तैयार है ये तो अब सब कुछ प्रशांत किशोर के हाथों में है। वही प्रशांत किशोर आपने सुना अभी बखूबी, वही प्रशांत किशोर जो कुछ समय पहले कह रहे थे कि मोदी की तो अपनी पॉपुलैरिटी है, और क्या अब पीएम मोदी के बराबर की पॉपुलैरिटी बना पाएंगे राहुल गांधी की, या फिर जिस चेहरे से उम्मीद है कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाने की। अब ये कई बड़े सवाल यहां पर जन्म ले रहे हैं कि आखिर कांग्रेस किसे चुनेगी, लेकिन जनता कांग्रेस को चुनेगी या नहीं चुनेगी, क्योंकि गठबंधन करने को साफ तौर पर सुझाव दिया गया है कि गठबंधन ना करें। महज 3 राज्यों को छोड़कर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन कर सकती है प्रशांत किशोर के अनुसार, लेकिन बाकी के राज्यों में गठबंधन ना करे कांग्रेस। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। असित जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। असित जी, अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रशांत किशोर को ये कहते सुना था कि मोदी की तो अपनी पॉपुलैरिटी है। अब क्या उन्हीं प्रशांत किशोर से उम्मीद है आपको, आपकी पार्टी को, कि राहुल गांधी को 2 साल के अंदर अंदर वो प्रधानमंत्री के लायक एक बड़ा चेहरा बना पाएंगे? देखिए, मसला ये है ही नहीं कि प्रधानमंत्री के लायक किसको बड़ा चेहरा बनाना है। मसला ये है कि हम देश की एक बड़ी आबादी को सांप्रदायिक उन्माद वाली आग से बाहर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि देखिए, आप अभी एंकरिंग कर रही हैं या मैं अपने घर में हूँ, हम दोनों के छोटे भाई बहन हैं, भाई भतीजे हैं, बच्चे होंगे। हमें कल को डर लगेगा अपने शहर से बाहर कहीं भेजना पड़े पढ़ने के लिए, तो हमें डर लगेगा कि इस माहौल में हम अपने बच्चे को कैसे किसी दूसरे शहर में पढ़ने भेज दें। एक ऐसा देश ये बनता जा रहा है जहां आपको जान के हैरानी होगी कि जिस यूथ के हाथ में कलम, किताबें, लैपटॉप होनी चाहिए, वो तलवार लेके घूमना पसंद करने लगा है। आप समझ रहे हैं कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे घर के बच्चों का अपराधीकरण होता जा रहा है। उनके दिमाग में इतना जहर भर गया है कि वो सांप्रदायिक उन्माद में जीने लगे। पूरी सोच खतरनाक होती जा रही है। इस माहौल को खत्म करने की हम तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम में आप में से कौन प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन असित जी, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति चुनी है बीजेपी ने, उस पद पर तो कांग्रेस भी चली है, तमाम दल भी चले हैं। अगर इस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हर किसी के हाथों में तलवार आ चुकी है, तो ये तो पहले भी होता रहा है जब कांग्रेस ने राज किया है कई दशकों तक। नहीं, कांग्रेस ने जब राज किया कई दशकों तक, तो आप एक उदाहरण बताइए जहां सरकार संरक्षित उन्माद हुआ हो। एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, मैं अभी माफी मांग लेता हूं। मैं अभी राजनीति छोड़ने का ऐलान आपके चैनल पे कर देता हूं। जहां सरकार संरक्षित सांप्रदायिक उन्माद पूरे देश में हुआ हो, एक बार एक उदाहरण पूरे देखिए पूरे देश से, देखिए कहीं एक जगह उत्पन्न होता है उन्माद, तभी पूरे देश तक पहुंचता है इसकी आंच, क्योंकि कहीं आग उठती है तो धुआं तो जरूर उठता है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। हालांकि सीधे तौर पर हम किसी भी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें, ये तो वाजिब नहीं है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। आज देश का माहौल आप देखिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है? संभव है हमारे आपके परिवार का बच्चा ना हो, लेकिन हमारे आपके पड़ोस का बच्चा हो जिसको पढ़ना लिखना चाहिए। बात कीजिए, उसके अंदर इतना जहर भर गया है, वो इतनी नफरत में जी रहा है। हैरानी हो रही है कम उम्र के बच्चों से ऐसी बातें सुन के। क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये माहौल किसी को ठीक लगेगा? क्या हम चाहेंगे कि हमारा कल का हिंदुस्तान इतना उपद्रवी हो, हमारा कल का हिंदुस्तान इतना हिंसक हो कि हमको आपको बाहर निकलने में ठीक है, लेकिन क्या टूटती कांग्रेस इस तरह से सांप्रदायिक उन्माद को रोक पाएगी, जो अंतरकला कांग्रेस में खुद ही मची रहती है?
देखिए, अगर इस अंतरकलह को हमारी पार्टी ने खत्म नहीं किया तो सांप्रदायिक उन्माद खत्म हो या ना हो, पार्टी खत्म हो जाएगी। इस बात को मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पे कह रहा हूं और मैं लगातार अपने नेतृत्व को ये बात कह रहा हूं कि अभी अपने संगठन पे फोकस कीजिए, अभी लोगों के बीच जाइए, लोगों का मिजाज समझिए, अंतरकलह भूल जाइए, आपसी विवाद भूल जाइए। आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, उधर आप ध्यान दीजिए और हमारी पार्टी ध्यान दे भी रही है। तमाम पार्टियों में अंतरकलह है, हमारी पार्टी में तो अंतरकलह थोड़ी ज्यादा है, हम मान रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप सांप्रदायिक उन्माद बाद में मिटाइएगा, पहले खुद मिट जाइएगा। इसलिए ये वक्त है कि अपने तमाम विवाद भूल जाइए, तमाम मतभेद भूल जाइए और उन लोगों से लड़िए जो इस मुल्क को जलाकर राख कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस कहां कहां से कमजोर हुई आखिर, जो आज लोकसभा में इतनी सीटें महज रह गई हैं? जो कभी राज करा करती थी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, ब्रिटिश शासन के समय की वो पार्टी, आज पूरे देश भर के प्रदेशों से धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। आप किसे बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के भी 52 सांसद हैं लोकसभा में, भाजपा ने तो 2 से शुरुआत की थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम एकदम मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं। आज ये 52 है हमारे, बीजेपी की शुरुआत 2 से हुई थी। लेकिन हाँ, ये इससे हमको संतुष्ट नहीं होना है, ये बहुत बुरी स्थिति है हमारी, अब तक की सबसे खराब स्थिति है। और इसकी स्पष्ट वजह मैं कह दूं, बहुत लोग इससे नाराज हो जाते हैं। 90s में 2 बड़े मूवमेंट अपने देश में हुए, आप लोगों को याद होगा। एक को हम कहते हैं मंडल आंदोलन, दूसरे को हम कहते हैं कमंडल आंदोलन। मतलब एक राम मंदिर आंदोलन था और एक आरक्षण वाला आंदोलन था। इसके बाद भारत की राजनीति 2 ध्रुवों में बटी, एक घोर सांप्रदायिक राजनीति हो गई, एक घोर जातिवादी राजनीति हो गई। कांग्रेस ने इन दोनों रास्तों पर चलना मंजूर नहीं किया, ना ही उसने सांप्रदायिक राजनीति को चुना, ना ही उसने जातिवादी राजनीति को चुना। और आप इतिहास उठा के देखिए, उसी 90 के दशक से कांग्रेस कमजोर होती गई है। तो क्या सांप्रदायिकता का रास्ता नहीं चुनना गुनाह है? क्या जातिवादी राजनीति का रास्ता नहीं चुनना गुनाह है? नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये इस देश के प्रति समर्पण है। हम ठीक है, हमने अपनी सीटें गंवाई, हमने राष्ट्र की एकता को खंडित नहीं किया, हमने अपनी सीटें गंवाई, हमने 2 जातियों के बीच हिंसा कर लाशें नहीं गिरवाई, हमें इस बात का संतोष है। तो 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी का सामना कैसे कर पाएंगे? देखिए, आवाज पर ये लगातार अच्छी राजनीति का दौर भी आएगा, ऐसा नहीं है। लोग इस राजनीति से उकताएंगे, लोग समझेंगे कि हमारे बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं। लोग ये समझेंगे कि कल का भारत बहुत खराब होता जा रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी कोई ना कोई बड़ा बहाना या फिर छोटा बहाना जरूर ढूंढ लेती थी कि कैसे भी करके कांग्रेस को घेरना है। अब क्योंकि एकता एक सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे वो हम देश की बात करें या प्रदेश की बात करें या फिर किसी पार्टी या संस्थान की बात करें, लेकिन अब जब कांग्रेस की बात आ रही है कि आप विपक्ष में बैठकर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करिए, आपके पास बड़ा मौका है। चाहे वो आप सुन लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया था, उसमें से नेहरू शब्द हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि हर एक प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग रहा, यानी कि वो विपक्ष को आप अपने लेवल का समझते ही नहीं है। नहीं, देखिए, वो विपक्ष को किस लेवल का समझते हैं नहीं समझते हैं, इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। हम पर उनका लेवल क्या है हमको पता है। आपको मैंने कहा ना कि आप एक प्रमाण दे दीजिए कि हाँ, हमारे शासन में कभी सांप्रदायिक सत्ता संरक्षित सांप्रदायिक उन्माद हुआ हो, लेकिन मैं इस समय 20 प्रमाण दे दूंगा जब सार्वजनिक मंच पर नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला हो, जब सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अज्ञानता और मूर्खता का परिचय दिया हो। तो उनका क्या लेवल है भाई? कोई लेवल नहीं हो। तो तक्षशिला को बिहार में बता देते हैं, वो तुलसीदास, कबीरदास, गोरखनाथ का काल एक बता देते हैं कि सब बैठ के चिंतन किया करते थे, जबकि सैकड़ों वर्षों का अंतर है सबके जन्म में। तो देखिए, जानकारी है नहीं, संघ की ट्रेनिंग में सिर्फ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, अब उनसे लेवल की बात तो मैं नहीं कर सकता कम से कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने देखे खुद ही स्वीकारी है कि अगर आज अंतरकलह ये जो चल रही है, ये जो मच रही है अंतरकलह, ये अगर समाप्त नहीं हुई तो कैसे धार्मिक उन्माद को समाप्त कर पाएंगे, कैसे सांप्रदायिक दंगों को समाप्त कर पाएंगे, और इससे पार्टी मिट भी सकती है। हालांकि कांग्रेस अपनी इस डूबती नैया को बचाने का सपना जरूर देख रही हो, लेकिन इस छोटे से वाक्य मात्र से आप कांग्रेस की स्थिति समझ सकते हैं कि देश में विपक्ष की हालत कितनी कमजोर है कि सत्ता पक्ष में बैठे लीडर उन्हें पैरों की धूल तक नहीं समझते। दरअसल मौका था
पीएम म्यूजियम के उद्घाटन का, जिसमें पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर राजीव गांधी की जमकर तारीफ की थी और कहा कि देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में प्रत्येक सरकार का योगदान है। हर प्रधानमंत्रियों ने चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। ये सभी लोक स्मृति की चीजें हैं। युवा वर्ग और भावी पीढ़ी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और यूपी राज्य मंत्री सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। सुनील जी, इस तरह से अभी तक कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 16 अप्रैल से बैठक शुरू हुई। अब ये देखा जा रहा है कि पीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, पीके का सहारा लिया जा रहा है। वही पीके जिन्होंने पीएम मोदी के लिए एक बड़े रणनीतिकार की भूमिका अपनाई थी और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी वही पीके। क्या आपको लग रहा है अब पीके के सहारे कांग्रेस बड़ी चुनौती देने को तैयार है बीजेपी को? देखिए, विषय इस बात का है कि राजनीतिक दल की उसकी विचारधारा क्या है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक वैचारिक चिंतन का संगठन है ये। तो उसमें व्यक्ति जो है कभी घट सकते हैं, कभी बढ़ सकते हैं, कभी संख्या अच्छे आदमियों की हो सकती है, कभी खराब की हो सकती है, लेकिन वैचारिक चिंतन को भारतीय जनता पार्टी के कोई खत्म नहीं कर सकता। और जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, क्या इनमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इनमें हिम्मत बची है क्या? और मैं प्रशांत किशोर जी से भी पूछना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी इनमें टेक लगा करके इनको लड़ाई या आंदोलन के लिए निकाल सकते हैं क्या? विपक्ष का रोल होता है सड़कों पे उतरना, धरने प्रदर्शन, जनता के हित की लड़ाई को लड़ना। वो मादा है क्या इनमें? ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक चिंतन के साथ और देश और राष्ट्र की चिंतन का जिनके अंदर ध्येय स्थापित है, वे लोग लड़ सकते हैं, वो विचारधारा के आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी आज, यानी कि जो 1951 में ये संगठन बनकर चला था, आज विश्व में फैला, भारत के साथ में, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी आज विभिन्न राज्यों में वो वैचारिक चिंतन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि वैचारिक चिंतन तो देखिए सुनील जी, हर कोई करता है। आपकी पार्टी ने भी वैचारिक चिंतन किया, तभी आज इस मुकाम पर है। तो राजनीतिक चिंतन के बिना तो राजनीति ही फिर बेकार है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग अच्छे से अपना आत्ममंथन करें। आपने जो विगत वर्षों में पाप किए थे देश की जनता के साथ, उन पाप का जो आपका पूरा जो जनता का कर्ज अदा करना है, एक बार कांग्रेस मुक्त होकर के देश के अंदर, तभी ये जन्म ले सकती है। एक बात और सुनील जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने का काम करती आई है और कर रही है। कांग्रेस के जितने भी आपने देखा कि बड़े चेहरे रहे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब आने वाले वक्त तक क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि और भी बड़े चेहरे शामिल हो जाएंगे बड़ी रणनीति के बीच? मैं उस विचारधारा से बिल्कुल विपरीत काम करता हूँ। मैं तोड़फोड़ की राजनीति में ध्यान बिल्कुल नहीं रखता हूँ। कांग्रेस तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कभी लाती नहीं। भारतीय जनता पार्टी में वो ही अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ करके अपने दल में मिलाने के लिए उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से अपना एक विचार और अपने आप संगठनात्मक क्षमता है। तो इसलिए हमें तोड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन कोई हमारे दरवाजे पे आ जाएगा तो हम उसको वापस नहीं कर सकते। ये हमारे संस्कृति में भी नहीं है और ये हमारे उसमें भी नहीं है, क्योंकि अतिथि देवो भव। अगर कोई अतिथि के रूप में आया तो उसका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम बातचीत के लिए।
तो अब कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, जो लगातार बैठकें हो रही हैं, बड़े नेता शामिल हो रहे हैं मीटिंग में। सबसे बड़ा चेहरा है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी कितना वर्क करती है कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी जीत दिला पाती है स्ट्रैटेजी, और एकला चलो की जो स्ट्रैटेजी है प्रशांत किशोर की, ये एकला चलो की कौन सी नई राह बनाती है प्रशांत किशोर की कांग्रेस के लिए, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सब कुछ भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।